दुनिया में दो तरह की कहानियां होती हैं। पहली, जो हम सुनना पसंद करते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का अपनी मेहनत से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। हम इसे सेल्फ मेड मैन की कहानी कहते हैं। हम मानते हैं कि सफलता एक सीधी रेखा है, टैलेंट प्लस मेहनत इक्वल्स सफलता। लेकिन आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इस समीकरण को पूरी तरह से झुठला देती है। मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स। आउटलायर का मतलब क्या है? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर वो डेटा पॉइंट है जो सामान्य से बिल्कुल अलग हो। सफलता की दुनिया में आउटलायर वो लोग हैं जो असाधारण रूप से सफल है। ग्लैडवेल एक सवाल पूछते हैं कि हम सफल लोगों के बारे में क्या पूछते हैं। हम पूछते हैं कि वो कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आईक्यू क्या है। लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि हमें ये पूछना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं। इस पहले भाग में हम सफलता के उन दो स्तंभों की गहराई में जाएंगे जिन्हें अक्सर किस्मत कहकर छोड़ दिया जाता है। शुरुआती बढ़त या अक्यूमुलेटिव एडवांटेज और तैयारी का अवसर यानी 10,000 घंटे का नियम। दुनिया में दो तरह की कहानियां होती हैं। पहली, जो हम सुनना पसंद करते हैं कि कैसे एक गरीब लड़का अपनी मेहनत से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। हम इसे सेल्फ मेड मैन की कहानी कहते हैं। हम मानते हैं कि सफलता एक सीधी रेखा है, टैलेंट प्लस मेहनत इक्वल्स सफलता। लेकिन आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो इस समीकरण को पूरी तरह से झुठला देती है। मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स। आउटलायर का मतलब क्या है? सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स में आउटलायर वो डेटा पॉइंट है जो सामान्य से बिल्कुल अलग हो। सफलता की दुनिया में आउटलायर वो लोग हैं जो असाधारण रूप से सफल है। ग्लैडवेल एक सवाल पूछते हैं कि हम सफल लोगों के बारे में क्या पूछते हैं। हम पूछते हैं कि वो कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका आईक्यू क्या है। लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि हमें ये पूछना चाहिए कि वो कहाँ से आए हैं। इस पहले भाग में हम सफलता के उन दो स्तंभों की गहराई में जाएंगे जिन्हें अक्सर किस्मत कहकर छोड़ दिया जाता है। शुरुआती बढ़त या अक्यूमुलेटिव एडवांटेज और तैयारी का अवसर यानी 10,000 घंटे का नियम। किताब की शुरुआत एक कहानी से होती है जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि माहौल कितना जरूरी है। पेंसिल्वेनिया में एक छोटा सा शहर है रोसेटो। 1950s के दशक में जब अमेरिका में दिल की बीमारियां चरम पर थीं, तब रोसेटो के लोग हैरान करने वाले रूप से स्वस्थ थे। वहां 65 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति दिल की बीमारी से नहीं मर रहा था। डॉक्टरों ने जांच की। क्या ये उनकी डाइट थी? नहीं। वे शराब पीते थे और फैटी खाना खाते थे। क्या ये एक्सरसाइज थी? नहीं। क्या ये जेनेटिक्स था? डॉक्टरों ने इटली में उनके रिश्तेदारों की जांच की, वे स्वस्थ नहीं थे। रहस्य क्या था? रहस्य था रोसेटो का समाज। वहां के लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे। 3-3 पीढ़ियां एक ही घर में रहती थीं। लोग सड़कों पर एक दूसरे से बात करते थे, साथ में खाना खाते थे। सीख: रोसेटो के लोग इसलिए स्वस्थ नहीं थे कि उनका शरीर मजबूत था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जिस माहौल में थे वो उन्हें स्वस्थ रख रहा था। ग्लैडवेल कहते हैं कि सफलता भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक और वातावरणीय परिणाम है। ग्लैडवेल अब हमें कनाडा के राष्ट्रीय खेल हॉकी की दुनिया में ले जाते हैं। अगर आप कनाडा के टॉप हॉकी खिलाड़ियों की लिस्ट देखें तो आपको एक चौंकाने वाली हकीकत दिखेगी। 40% टॉप खिलाड़ी जनवरी, फरवरी या मार्च में पैदा हुए हैं। अप्रैल से जून के बीच 30% और अक्टूबर से दिसंबर के बीच सिर्फ 10%। क्या जनवरी में पैदा होने वाले बच्चे जादुई होते हैं? नहीं। वजह है कट ऑफ डेट। कनाडा में जूनियर हॉकी के लिए बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से बांटा जाता है और उसकी तारीख है 1 जनवरी। खेल का गणित समझिए। अगर दो बच्चे एक ही साल में खेल रहे हैं, एक जनवरी को पैदा हुआ और दूसरा 20 दिसंबर को, 9 साल की उम्र में जनवरी वाला बच्चा दिसंबर वाले बच्चे से लगभग 11 महीने बड़ा है। छोटे बच्चों की उम्र में 11 महीने का मतलब है ज्यादा लंबाई, ज्यादा मजबूती और बेहतर तालमेल। कोच को लगता है कि जनवरी वाला बच्चा ज्यादा टैलेंटेड है। उसे एलीट टीम के लिए चुना जाता है, उसे बेहतर कोच मिलता है, वो ज्यादा टूर्नामेंट खेलता है और साल के अंत तक वो सच में बेहतर हो जाता है। इसे ग्लैडवेल कहते हैं अक्यूमुलेटिव एडवांटेज यानी संचयी लाभ। बाइबल के मैथ्यू वर्स के अनुसार जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। सफलता की शुरुआत अक्सर एक छोटे से बेमतलब के फायदे से होती है, जैसे कि सिर्फ सही महीने में पैदा होना, जो समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि वो इंसान को आउटलायर बना देता है। अब हम उस सिद्धांत पर आते हैं जिसने इस किताब को सबसे ज्यादा मशहूर बनाया, 10,000 आवर रूल।
मनोवैज्ञानिक के एंडर्स एरिक्सन ने बर्लिन की म्यूजिक एकेडमी में एक स्टडी की। उन्होंने देखा कि जो छात्र वर्ल्ड क्लास बने, उनमें और औसत छात्रों में सिर्फ एक ही अंतर था, उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी प्रैक्टिस की थी। वर्ल्ड क्लास बनने के लिए जादुई संख्या है 10,000 घंटे। लेकिन यहाँ ग्लैडवेल एक बहुत ज़रूरी बात जोड़ते हैं। 10,000 घंटे प्रैक्टिस करना आसान नहीं है, इसके लिए आपको असाधारण अवसर चाहिए। केस स्टडी 1, बिल जॉय, सन माइक्रोसिस्टम्स के सह संस्थापक। लोग उन्हें इंटरनेट का एडिसन कहते हैं। उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नींव रखी। उनका अवसर 1971 में मिशिगन यूनिवर्सिटी ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर्स में से एक खोला। वहां एक बग था जिससे कोई भी मुफ्त में अनगिनत समय तक कोडिंग कर सकता था। बिल जॉय ने वहां रात रात भर जागकर कोडिंग की। जब तक वे 21 साल के हुए, वे अपने 10,000 घंटे पूरे कर चुके थे। केस स्टडी 2, द बीटल्स, दुनिया का सबसे सफल बैंड। लोग सोचते हैं कि वे जादुई रूप से प्रतिभाशाली थे। उनका अवसर 1960 में उन्हें जर्मनी के हैम्बर्ग में परफॉर्म करने का न्योता मिला। वहां के क्लब मालिक उन्हें रात में 8-8 घंटे लगातार परफॉर्म करवाते थे। उन्होंने हफ्ते के 7 दिन सालों तक ऐसा किया। जब वे 1964 में अमेरिका पहुंचे तो 1200 बार लाइव परफॉर्म कर चुके थे। ज्यादातर बैंड अपनी पूरी जिंदगी में उतनी बार परफॉर्म नहीं कर पाते। केस स्टडी 3, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। उनका अवसर 1968 में बिल गेट्स के स्कूल लेक साइड स्कूल की मदर्स क्लब ने एक कंप्यूटर टर्मिनल खरीदा। उस समय दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पास भी कंप्यूटर नहीं था। बिल गेट्स 8वीं क्लास से ही रात के 2 बजे चुपके से निकलकर कोडिंग करने जाते थे। जब तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा, वे दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से थे जिनके पास कोडिंग का 10,000 घंटों का अनुभव था। तो आउटलायर्स की कहानी का पहला भाग हमें क्या सिखाता है? सफलता सिर्फ आपकी इच्छा शक्ति या बुद्धि का परिणाम नहीं है। बिल गेट्स जीनियस थे, बीटल्स टैलेंटेड थे, बिल जॉय असाधारण थे, लेकिन उनके साथ एक और चीज थे, एक अविश्वसनीय अवसर। अगर बिल गेट्स के स्कूल में कंप्यूटर न होता, अगर बीटल्स को हैम्बर्ग न भेजा जाता, अगर कनाडा के कोच छोटे बच्चों के विकास को समझ पाते, तो शायद आज दुनिया इन नामों को नहीं जानती। आउटलायर वो व्यक्ति है जिसे एक बड़ा अवसर मिला और उसके पास उस अवसर को भुनाने की क्षमता, यानी 10,000 घंटे की मेहनत थी। लेकिन क्या सिर्फ अवसर और मेहनत ही काफी है? अगले भाग में हम देखेंगे कि अगर आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, IQ 195, तो भी आप फेल क्यों हो सकते हैं। हम जानेंगे कि आपकी सोशल क्लास और आपके माता पिता की बोलने की कला आपकी सफलता में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। पिछले भाग में हमने देखा कि सफलता के लिए अवसर और 10,000 घंटों की मेहनत कितनी जरूरी है। लेकिन अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है, अगर मैं बहुत बुद्धिमान होता, मेरा IQ बहुत हाई होता, तो मैं पक्का सफल हो जाता। हम मानते हैं कि सफलता एक मेरिटोक्रेसी है, जहां सबसे तेज दिमाग वाला जीतता है। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आज इस दूसरे भाग में हम सफलता के पीछे के सोशल कोड को डीकोड करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों एक जीनियस फेल हो सकता है और क्यों आपकी किस्मत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस साल में पैदा हुए थे। कहानी शुरू होती है 1921 में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक मनोवैज्ञानिक थे, लुइस टर्मन। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन में लगा दी, ये साबित करना कि बुद्धि ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। उन्होंने हजारों बच्चों का IQ टेस्ट लिया और उनमें से सबसे टॉप 1500 बच्चों को चुना जिनका IQ 140 से 200 के बीच था। उन्हें टर्माइट्स कहा गया। टर्मन का मानना था कि ये बच्चे भविष्य के नोबेल विजेता, राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक बनेंगे। नतीजा क्या निकला? टर्मन अपनी पूरी जिंदगी उन बच्चों को ट्रैक करते रहे, लेकिन जब वे बच्चे बड़े हुए तो टर्मन हैरान रह गए। उनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही सामान्य नौकरियों में थे, जैसे अकाउंटेंट या क्लर्क। उनमें से किसी को भी नोबेल नहीं मिला, बल्कि जिन 2 बच्चों को टर्मन ने कम IQ की वजह से अपनी लिस्ट से निकाल दिया था, विलियम शॉकले और लुइस एल्वरेज, उन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार मिला। सीख, द थ्रेशहोल्ड इफेक्ट। ग्लैडवेल कहते हैं कि IQ बास्केटबॉल खिलाड़ी की लंबाई की तरह है। आपको NBA में जाने के लिए 6 फीट का होना जरूरी है, थ्रेशहोल्ड। लेकिन 6 फीट के बाद आपकी लंबाई ये तय नहीं करती कि आप कितने महान खिलाड़ी बनेंगे।
वैसे ही सफलता के लिए आईक्यू करीब 120 होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद आपकी सफलता प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और अवसरों पर निर्भर करती है। ग्लैडवेल दो असाधारण दिमागों की तुलना करते हैं। क्रिस लैंगन, इनका आईक्यू 195 है, आइंस्टाइन का आईक्यू 160 था। ये 6 महीने की उम्र में बोलने लगे थे। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं? ये एक छोटे से फार्म पर रहते हैं। वे कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए थे क्योंकि वे अपनी स्कॉलरशिप का एक फॉर्म नहीं भर पाए थे और उनके पास अपनी बात मनवाने की सोशल स्किल नहीं थी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, परमाणु बम के जनक, वे भी जीनियस थे, लेकिन उनकी कहानी अलग थी। जब वे कैम्ब्रिज में थे तो उन्होंने अपने ट्यूटर को मारने की कोशिश की, उन्हें जहर देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें जेल नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों को बातों में फंसा लिया और सिर्फ मनोचिकित्सक के पास जाने की सजा मिली। अंतर क्या था? ग्लैडवर कहते हैं कि ओपेनहाइमर के पास प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस थी। उन्हें पता था कि किससे क्या बात करनी है, कब झुकना है और कब अपनी बात मनवानी है। क्रिस लैंगन को दुनिया एक दुश्मन लगती थी, जबकि ओपेनहाइमर के लिए दुनिया एक सिस्टम थी जिसे वे चलाना जानते थे। और ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आती है परवरिश से, अपब्रिंगिंग से। समाजशास्त्री अनाठिल लराउ ने सालों तक परिवारों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि परवरिश के दो मुख्य तरीके होते हैं: कंसर्टेड कल्टिवेशन, नियोजित संवर्धन। ये अक्सर मध्यम वर्गीय और अमीर परिवारों में होता है। यहाँ माता पिता बच्चे की हर एक्टिविटी में शामिल होते हैं। वे बच्चे को बड़ों से सवाल पूछना, डॉक्टर से अपनी समस्या बताना और अधिकारियों से अपनी बात मनवाना सिखाते हैं। इन बच्चों में सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, हक की भावना पैदा होती है। वे मानते हैं कि दुनिया उनकी बात सुनने के लिए बाध्य है। अकम्प्लिशमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ, प्राकृतिक विकास। ये अक्सर गरीब परिवारों में होता है। यहाँ माता पिता बच्चों को आदेश मानना सिखाते हैं। बच्चे बड़ों या अधिकारियों से डरते हैं। उनमें सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, दबाव की भावना पैदा होती है। वे अपनी जरूरतों के लिए सिस्टम से लड़ना नहीं सीख पाते। क्रिस लैंगन एक बहुत गरीब और टूटे हुए परिवार से थे। उन्हें अधिकारियों से नफरत करना सिखाया गया था। ओपेनहाइमर एक बहुत अमीर और जागरूक परिवार से थे। उन्हें दुनिया को अपना मंच बनाना सिखाया गया था। सफलता सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि वो आत्मविश्वास है जो हमें बचपन में दिया जाता है। अब बात करते हैं किस्मत की एक और परत की, सही समय पर जन्म। ग्लैडवेल एक लिस्ट देते हैं। बिल गेट्स 28 अक्टूबर 1955, पॉल एलन 21 जनवरी 1953, स्टीव जॉब्स 24 फरवरी 1955, एरिक श्मिट, गूगल 27 अप्रैल 1955। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? 1975 में जब पर्सनल कंप्यूटर का रेवोल्यूशन यानी क्रांति आया तो ये सभी लोग 20 या 21 साल के थे। अगर ये 1945 में पैदा हुए होते तो 1975 तक वे 30 साल के हो चुके होते, उनकी शादी हो चुकी होती, उनके पास लोन होता, वे रिस्क नहीं ले पाते। अगर ये 1965 में पैदा हुए होते तो 1975 में वे सिर्फ 10 साल के होते, वे इस क्रांति का नेतृत्व नहीं कर पाते। जो फ्लॉम की कहानी। न्यूयॉर्क के सबसे बड़े वकील, वे एक गरीब यहूदी परिवार से थे। 1930 के दशक में मंदी के दौरान पैदा होने की वजह से जब वे वकील बने तो बड़ी कंपनियों ने उन्हें नौकरी नहीं दी। उन्हें मजबूरी में उन केसों को लेना पड़ा जिन्हें बड़े वकील गंदा समझते थे, जैसे हॉस्टाइल टेकओवर्स। लेकिन 1970 और 80 के दशक में जब कॉरपोरेट जगत में टेकओवर का दौर आया तो अचानक जो फ्लॉम दुनिया के सबसे डिमांडिंग वकील बन गए। उनकी मजबूरी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई क्योंकि उन्होंने 20 साल तक उसी की प्रैक्टिस की थी। तो पार्ट 2 का सबक साफ है, सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं है, आपको अपनी बुद्धि को समाज में इस्तेमाल करने की कला आनी चाहिए। और अक्सर वो कला हमें हमारे माता पिता और हमारे माहौल से विरासत में मिलती है। सफलता एक ऐसी पहेली है जिसमें आपका आईक्यू सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। असली तस्वीर तो तब बनती है जब उसमें सही समय, सही परवरिश और सही अवसर जुड़ते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले और आखिरी भाग में हम उस चीज की बात करेंगे जो शायद सबसे विवादित है, आपकी संस्कृति। क्या आपके पूर्वजों का चावल की खेती करना आज आपको गणित में तेज बना रहा है? क्या आपकी संस्कृति आपको हवाई जहाज क्रैश करने पर मजबूर कर सकती है? दोस्तों, अब तक इस सीरीज में हमने देखा कि सफलता बाहरी अवसरों, अपॉर्चुनिटीज, सही समय, टाइमिंग और आपकी सामाजिक परवरिश का परिणाम है। लेकिन मैल्कम ग्लैडवेल यहाँ एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी सवाल पूछते हैं। क्या आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सैकड़ों साल पहले आपके पूर्वज क्या काम करते थे? अक्सर हमें लगता है कि हम जो हैं वो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन ग्लैडवेल कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति के कैदी हैं।
हमारी विरासत हमारे बात करने के तरीके, हमारे काम करने के अंदाज और यहाँ तक कि हमारे गणित को हल करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। अब इस अंतिम भाग में हम चावल के खेतों से लेकर हवाई जहाज के कॉकपिट तक का सफर करेंगे और ये समझेंगे कि अपनी जड़ों को समझना क्यों जरूरी है। कहानी शुरू होती है केंटकी के एक छोटे से शहर हार्लन से। 19वीं सदी में यहाँ दो परिवारों हावर्ड्स और टर्नर्स के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था। उस समय अमेरिका के दक्षिण में हत्या की दर उत्तर से बहुत ज्यादा थी। क्यों? क्या दक्षिण के लोग ज्यादा गुस्सैल थे? ग्लैडवेल कहते हैं नहीं। इसका कारण था उनकी विरासत। दक्षिण में रहने वाले लोग पशुपालक थे, जबकि उत्तर में किसान रहते थे। पशुपालक की संपत्ति, भेड़ बकरी चोरी करना आसान है, इसलिए अपनी संपत्ति बचाने के लिए उन्हें बहुत आक्रामक यानी अग्रेसिव होना पड़ता था। उन्हें यह दिखाना पड़ता था कि वो किसी भी अपमान को सहन नहीं करेंगे। इसे कल्चर ऑफ ऑनर कहा गया। हैरानी की बात यह है कि आज भी जब उन लोगों के पास जानवर नहीं है, उनकी अगली पीढ़ियों के खून में वो आक्रामकता मौजूद है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रयोग में देखा गया कि जब दक्षिणी लड़कों को मामूली धक्का दिया गया तो उनका कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन उत्तर के लड़कों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ गया। सीख, आप कहाँ पैदा हुए हैं, ये आपके गुस्से और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। ये इस किताब का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। 1990 के दशक में कोरियन एयर के विमान लगातार क्रैश हो रहे थे। सुरक्षा रिकॉर्ड इतना खराब था कि अमेरिका ने अपनी सेना को इन विमानों में बैठने से मना कर दिया था। जांच में पता चला कि क्रैश तकनीकी नहीं बल्कि सांस्कृतिक थे। ग्लैडवेल यहां पीडीआई का परिचय देते हैं। लो पीडीआई जैसे अमेरिका, यहां लोग अपने बॉस को सीधे टोक सकते हैं। हाई पीडीआई जैसे कोरिया, भारत, ब्राजील, यहां हम अपने से बड़े या अधिकारी का इतना सम्मान करते हैं कि उनकी गलती बताना अपमान लगता है। कोरियाई कॉकपिट में जब मुख्य पायलट गलती कर रहा था तो को पायलट उसे सीधे बोलने के बजाय संकेत दे रहा था। इसे मिटिगेटेड स्पीच कहते हैं। वो सीधे नहीं कह पा रहा था कि सर हम पहाड़ से टकराने वाले हैं, बल्कि वो कह रहा था सर आज मौसम थोड़ा धुंधला है। सफलता का मोड़? कोरियन एयर ने तब सुधार किया जब उन्होंने अपने पायलटों को कोरियाई संस्कृति छोड़कर कॉकपिट संस्कृति अपनाना सिखाया, जहां जूनियर भी सीनियर को टोक सके। सफलता तब मिलती है जब हम अपनी संस्कृति की कमियों को पहचान कर उन्हें बदलते हैं। एशियाई छात्र गणित में इतने अच्छे क्यों होते हैं? इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला, भाषा का गणित। इंग्लिश में अंकों के नाम जैसे 11, 12, 17 बहुत लंबे और बेतुके हैं, लेकिन चीनी, जापानी और कोरियाई भाषा में अंक बहुत तर्कसंगत और छोटे होते हैं। चीनी बच्चा 4 साल की उम्र में 40 तक गिनती गिन सकता है, जबकि अमेरिकी बच्चा मुश्किल से 15 तक। एशियाई बच्चों के लिए गणित बचपन से ही तर्कसंगत बन जाता है, जबकि पश्चिमी बच्चों के लिए ये याद करने का बोझ। दूसरा, चावल की खेती का कठिन परिश्रम। पश्चिमी देशों में खेती मशीनों और मौसम पर निर्भर थी। किसान सर्दियों में सो जाते थे, लेकिन दक्षिणी चीन में चावल उगाने के लिए साल के 3000 घंटे की मेहनत लगती थी। चावल की खेती एक कठिन कला है। पानी का स्तर, खाद, मिट्टी की देखभाल, ये एक ऐसा काम है जहां जितनी ज्यादा मेहनत उतना ज्यादा परिणाम। सदियों तक चावल उगाने वाली संस्कृतियों ने अपने बच्चों को एक मंत्र दिया। जो व्यक्ति सूरज उगने से पहले उठता है वो कभी भूखा नहीं मरता। जब एक एशियाई छात्र गणित के कठिन सवाल के सामने बैठता है तो वो जल्दी हार नहीं मानता। जहां पश्चिमी छात्र 2 मिनट में सवाल छोड़ देता है, एशियाई छात्र 10-15 मिनट तक कोशिश करता रहता है। गणित बुद्धि का खेल नहीं है, ये धैर्य का खेल है, जो चावल के खेतों से आया है। ग्लैडवेल इस पूरी थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण में बदलते हैं। KIP एकेडमी, ये न्यूयॉर्क के गरीब इलाके का एक स्कूल है जहां ज्यादातर बच्चे गरीब परिवारों से हैं, लेकिन यहां के नतीजे दुनिया के बेहतरीन स्कूलों जैसे हैं। राज क्या है? वे बच्चों को अतिरिक्त समय देते हैं। अमेरिका में गर्मियों की छुट्टियां बहुत लंबी होती हैं। ये छुट्टियां पुराने कृषि कैलेंडर पर आधारित थीं, जब बच्चों को गर्मियों में खेतों में मदद करनी पड़ती थी। रिसर्च कहती है कि छुट्टियों में अमीर बच्चे सीखते रहते हैं, लेकिन गरीब बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। KIP स्कूल ने इस गर्मियों की छुट्टी के कल्चर को खत्म किया। वहां बच्चे सुबह 7:25 से शाम 5 बजे तक पढ़ते हैं
और शनिवार को भी स्कूल आते हैं। ग्लैडवेल कहते हैं कि अगर हम गरीब बच्चों को वो समय और माहौल दें जो अमीरों को मिलता है, तो वो भी आउटलायर्स बन सकते हैं। सफलता के लिए कोई जादुई दिमाग नहीं, बस अवसर और समय चाहिए। तो आउटलायर की इस 3 पार्ट की यात्रा का अंत यहां होता है। मैल्कम ग्लैडवेल ने हमें एक नया चश्मा दिया है। पार्ट 1 ने सिखाया कि अवसर और 10,000 घंटे की तैयारी जरूरी है। पार्ट 2 ने बताया कि सही समय पर जन्म और परवरिश का बहुत बड़ा हाथ है। पार्ट 3 ने साबित किया कि आपकी सांस्कृतिक विरासत और आपकी मेहनत करने की क्षमता आपके पूर्वजों की देन है। दोस्तों, आउटलायर वो व्यक्ति नहीं है जिसने सब कुछ खुद किया। आउटलायर वो है जिसे एक पौधा समझकर समाज ने सही मिट्टी दी, सही समय पर पानी दिया और जिसके पास धूप में खड़े रहने की हिम्मत थी। सफलता व्यक्तिगत गौरव की कहानी नहीं है, ये हम सब के द्वारा बनाए गए अवसरों की कहानी है। अगर हम आज दूसरों के लिए अवसर पैदा करेंगे, तो कल के आउटलायर्स हमारे बीच से ही निकलेंगे। इस सीरीज में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच बदली है, तो इस सीरीज को शेयर करें। कमेंट में लिखें आपकी संस्कृति की वो कौन सी बात है जो आपको सफल बनने में मदद करती है। सब्सक्राइब करने न भूलें। मिलते हैं एक और महान किताब के साथ।